नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका क्रैक बाई एग्ज़ाम बाई आरके में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने सीखा था जीएस 1 और जीएस 2 के सिलेबस के बारे में। अब हम जीएस 3 के सिलेबस के बारे में स्टार्ट करते हैं और इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन वीडियो, एक क्लू बनाया हूँ। रख हौसला वह मंज़र भी आएगा, रख हौसला वह मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो साथियों, ये आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये हमारा छोटा-सा प्रयास था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीएस 3 का सिलेबस। आइए स्टार्ट करते हैं। जीएस 3 के सिलेबस में अगर हम देखें तो मोटी-मोटा जो सिलेबस दिया हुआ है जीएस 3 का, सामान्य अध्ययन, तृतीय प्रश्न पत्र, तो इसमें हमारा इकोनॉमिक्स आ जाता है। इकोनॉमिक्स आ जाता है। फिर सेकंड पार्ट हमारा आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थर्ड पार्ट आता है हमारा एनवायरनमेंट। चौथा पार्ट जो आता है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। और पांचवा पार्ट आता है इंटरनल सिक्योरिटी। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एनवायरनमेंट पर्यावरण अध्ययन, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन, इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा के पार्ट। अब हम इकोनॉमिक्स के जो सब टॉपिक्स हैं उनको हम देखते हैं। तो पहले नंबर में हमारे सिलेबस में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि जो आर्थिक नियोजन है उसके बारे में दिया हुआ है। फिर उसके बाद एसडीजी की बात की जाती है। एसडीजी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, नीति आयोग, नीति आयोग की संरचना, संगठन, गठन, इसके बारे में हमको जानकारी रखनी होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा जो कि बजट। और हम जानते हैं कि जो बजट होता है वह जिस वर्ष में एग्जाम पूछा जाता है उस वर्ष का और पिछले वर्ष का दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमको जानना पड़ता है। एक होता है बजट, जैसे इस समय सत्र चल रहा है 2026-27 का, तो 2025-26 का हो गया है। दो 2025-26 का बजट हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण हो गया। फिर हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सरकार के बजट की अवयव वित्तीय प्रणाली। फिर उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट जब हम देखते हैं तो इसमें गरीबी, बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे आते हैं। गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया और सामाजिक न्याय और समावेशी समृद्धि, इंक्लूसिव ग्रोथ।
नेक्स्ट पार्ट में जो दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, वह कृषि से संबंधित बातें कही गई हैं, जिसमें सिंचाई, स्टार्टिंग में बुआई, कटाई, सिंचाई, फिर उसके बाद विपणन, मार्केटिंग की बात की जाती है। अब उसी इसमें सिंचाई हो गया, फिर फसलें हो गया, विभिन्न फसलें, फिर उसके बाद हमारा आता है इसका उत्पादों का भंडारण, फिर विपणन, इसको कहते हैं मार्केटिंग। क्योंकि सिलेबस में विपणन दिया हुआ है और एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है किसानों की सहायता के लिए तकनीकी। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं तो एमएसपी दिया हुआ है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये सब ध्यान रखिएगा कि जब तक आपको सिलेबस की जानकारी नहीं होगी तब तक आप इधर उधर से पढ़ते रहेंगे। एग्जाम में जो आता है 20 टॉपिक्स दिए हुए हैं, 20 टॉपिक्स में जितने भी सब टॉपिक्स दिए हुए हैं उसके सबके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए किसी भी सब टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं है, सबका अध्ययन करते चलना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, इसी में आ जाता है न्यूनतम एमएसपी, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फिर उसके बाद आ जाएगा प्रिसीजन फार्मिंग जैसे होता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है भारत में फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित क्षेत्र जो होते हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित क्षेत्र। फिर उसके बाद जो 7वां पॉइंट दिया हुआ है भूमि सुधार की बात की गई है। स्वतंत्रता पश्चात भारत में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म की बात की गई है। जितना हमने सिलेबस में देखा GS1, GS2 और GS3 में जो देख रहे हैं सभी सब टॉपिक्स का हम एनालिसिस बहुत गहन अध्ययन से करने वाले हैं, इसलिए आगे आप वीडियो में बने रहिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं तो आता है वैश्वीकरण, उदारीकरण। एलपीजी के बारे में आप लोगों ने जानते ही होंगे। वैश्वीकरण, उदारीकरण, औद्योगिक नीति में परिवर्तन क्या किया है। जैसे भारत में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ है, तो उसने औद्योगिक जो क्रांति 1750 में इंग्लैंड में हुई थी उस पर क्या प्रभाव डाला। ये हमको जानकारी जाननी होगी। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे मैं
आगे नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम 8वें पॉइंट को देखेंगे जिसमें दिया हुआ है ऊर्जा बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स हो गए, लॉजिस्टिक्स हो गया, ऊर्जा हो गया, बंदरगाह हो गया, सड़क हो गया, विमानपत्तन हो गया, रेलवे हो गया। जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें हैं उसमें हमको जानना है वर्तमान में और करंट अफेयर्स में जो घटनाएं घटित हो रही हैं इससे संबंधित, उसको हमें अवश्य जानना है। फिर 9वें नंबर में हम आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट में। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, विकास और अनुप्रयोग, ये हमको जानना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट में आपको जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, इन सब के बारे में हमें जानकारी रखनी होगी जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। फिर उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास और अनुप्रयोग और इसकी भारत में उपलब्धियां क्या क्या हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम अगर देखते हैं इसमें हम देखते हैं कि एक आता है दोहरी प्रौद्योगिकी, एक होता है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। जैसे रसिया से कोई भी उपकरण लिए जाते हैं, कोई भी विमान खरीदे जाते हैं, कोई भी फाइटर जेट लिए जाते हैं। जैसे फ्रांस से हमने राफेल खरीदा, अब राफेल का जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है वह भारत में भी बन रहा है, जिससे भारत आत्मनिर्भर और रक्षा क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हमने रसिया से खरीदा, तो ब्रह्मोस मिसाइल हमने रसिया से खरीदा भी, फिर अब इसका निर्माण जो इकाई है वो लखनऊ में हमने स्थापित किया, जिससे भारत में रक्षा क्षेत्र में जो भी प्रौद्योगिकियां उभरेंगी वह आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य करेंगी, जो कि वर्तमान में हमने निर्यात भी किया है ब्रह्मोस का इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सब देशों के हमने निर्यात भी किया है। तो दोहरी प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद हमारा आता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बाद आता है हमारा कंप्यूटर ऊर्जा स्रोत, फिर उसके बाद नेक्स्ट में आता है कंप्यूटर ऊर्जा स्रोत हो गया, फिर नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव और नैनो प्रौद्योगिकियां, ये हो जाती हैं। फिर उसके बाद आता है बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर। फिर उसके बाद बौद्धिक संपदा अधिकार हो गया, फिर उसके बाद आता है डिजिटल अधिकार, और उसके मुद्दे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि
साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब आता है एनवायरनमेंट का पार्ट। एनवायरनमेंट में हम पर्यावरण से देखते हैं, पर्यावरणीय सुरक्षा, एवं दिए हुए हैं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ, संरक्षण हुआ, जैव विविधता हुआ, बायोडाइवर्सिटी। हम इनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं? पर्यावरण प्रदूषण हुआ, क्षरण हुआ, फिर उसके बाद पर्यावरणीय संज्ञात आकलन, जो इन्वायरमेंट असेसमेंट होते हैं उसका। ये इन्वायरमेंट के पार्ट हो गए। अब हम आते हैं आपदा में, आपदा प्रबंधन में। तो आपदा में हम देखेंगे तो गैर पारंपरिक सुरक्षा, गैर पारंपरिक सुरक्षा आ जाती है। संरक्षा की चुनौती के रूप में उपशमन, उपशमन और उससे आने वाली चुनौतियां और उसका प्रबंधन, ये हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इंटरनल सिक्योरिटी का, आंतरिक सुरक्षा से भारत को चुनौती। आंतरिक सुरक्षा से भारत को जो चुनौतियां हैं, आणविक प्रसार के मुद्दे हो गए, अतिवाद हो गया, अतिवादिता होती है ना, अतिवाद हो गया। अब इस ना आप लोग या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसको आगे बढ़ाइए, जिससे हम नेक्स्ट पार्ट आपका स्टार्ट करें। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट आता है इसमें मीडिया की भूमिका हो गया, संचार तंत्र हो गया, मीडिया की भूमिका, संचार तंत्र, सामाजिक तंत्रिका, साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा में साइबर आतंकवाद एक नया वर्ड उभर कर आया है। स्वार्म ड्रोन, जो झुंड में ड्रोन अटैक किए जाते हैं, इससे संबंधित चीजें हमको देखना होगा। फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को सफेद धन में चेंज करना, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, और मानव तस्करी। फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, संगठित अपराध हो गए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये हमारे सिलेबस में इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत दिए हुए हैं। नेक्स्ट है सुरक्षा बलों की भूमिका, जो सीआरपीएफ, बीएसएफ हमारे जवान हैं सुरक्षा बलों की,
भूमिका क्या है जो आंतरिक सुरक्षा को प्रतिविरोध करने से रोकते हैं? भारत का उच्च रक्षा संगठन, इतनी चीजें आपको GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना होगा। ये सिलेबस के अंतर्गत है, जिसमें मैंने आपको बताया मोटी मोटा जो विषय हैं, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और इंटरनल सिक्योरिटी है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं GS4 के सिलेबस पर, जिसको हम कहते हैं एथिक्स, नीति शास्त्र की बात की जाती है। इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट है, नीति शास्त्र, एथिक्स। ये एथिक्स जो पेपर होता है, इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आप लोग आसानी से इसको पढ़ करके GS4 में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन 4th प्रश्न पत्र, नीति शास्त्र, एथिक्स। अब यही पहले जानना होगा कि नीति शास्त्र होता क्या है। तो नीति शास्त्र हम देखेंगे, नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। नीति शास्त्र और मानव के बीच में क्या संबंध है, तो ये पूछना चाह रहा है, सिलेबस में दिया हुआ है। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, मानवीय क्रियाकलापों में मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसी में दिया हुआ इसके निर्धारक और परिणाम क्या क्या है। निर्धारक और परिणाम क्या है, नीति शास्त्र के आयाम क्या हैं, निजी और सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र की भूमिका क्या है। निजी और सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र की भूमिका, ये आपका सब टॉपिक में इतने पार्ट दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मानवीय मूल्य महान नेता, मानवीय मूल्य महान नेता, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सब के बारे में हमें इसमें फिलॉसफी के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक देता है मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और विद्यालय या संस्थान की भूमिका। जिस प्रकार से जब छोटा बच्चा होता है तो वह एक प्रकार का कोरा कागज होता है, एक सफेद कागज। तो इसमें कहा गया है कि उसके मूल्य, बच्चे के अंदर मूल्य विकसित करने में परिवार और समाज और विद्यालय या संस्थान की क्या भूमिका होती है उस बच्चे के मूल्य के विकास करने में। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है
अभिवृत्ति, आपका एटीट्यूड क्या है, संरचना, कार्य, विचार, इसकी संरचना क्या है, इसके कार्य क्या है, फिर उसके बाद इसके विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में प्रभाव क्या है, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव पड़ता है और संबंध क्या है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम देखते हैं तो सिविल सेवा के लिए अभिरुचि क्या है। अभिरुचि, जब क्लास स्टार्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगा अभिवृत्ति और अभिरुचि में क्या अंतर है। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, सत्यनिष्ठा, अब इसमें आ जाएगा सत्यनिष्ठा क्या होता है, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, गैर तरफदारी, फिर वस्तुनिष्ठता, फिर उसके बाद आता है सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव। जो समर्पण भाव होता है एक सिविल सेवक का वो क्या रहता है। फिर कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहानुभूति, सहिष्णुता, फिर उसके बाद कहता है करुणा, ये इस टॉपिक में हो गया। फिर छठा टॉपिक हमारा आता है जिसमें दिया हुआ संवेगात्मक बुद्धि, इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता, जिसके अंतर्गत अवधारणा, आयाम, अवधारणा हो गया, इसके आयाम हो गए। अब इसमें देखना है कि जो फिलोसफर हैं भारत और अन्य देश के, जो पश्चिमी देश के फिलोसफर उनको देखना है, भारत एवं विश्व के नैतिक विचारक, नैतिक विचारकों को देखना है और उनका दार्शनिकों का योगदान, दार्शनिकों का योगदान क्या क्या रहा। आप लोग नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब से हम इसको हम मिटा दें। नेक्स्ट हमको देखना होगा। और जो नेक्स्ट पैरा दिया हुआ है वो समझ लीजिए जो हम जीएस सेकंड में हमने देखा था गवर्नेंस के टॉपिक को, तो वही सब दिए हुए, जिसमें सिटीजन चार्टर है, आरटीआई है, सुशासन है, इन सब चीजों को देखना होगा। शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, लोक सेवा की अवधारणा क्या है, शासन व्यवस्था और ईमानदारी दार्शनिक आधार क्या है, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, आरटीआई, फिर उसके बाद सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर हो गया, फिर पारदर्शिता,
एक होता है आचार संहिता, एक होता है नीतिपरक आचार संहिता, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट। नीतिपरक आचार संहिता, ये सब हमको देखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर हो गया। फिर कार्य संस्कृति हमको देखना है, लोक सेवक की कार्य संस्कृति क्या होती है, पर कल्चर। फिर उसके बाद सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता क्या है, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, फिर उसके बाद भ्रष्टाचार की चुनौतियां क्या क्या हैं, भ्रष्टाचार की चुनौतियां क्या क्या हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमको देता है कि अंतरात्मा की आवाज की बात की जाती है, जवाबदेहिता की बात की जाती है। फिर उसके बाद नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक दुविधाएं, नैतिक दुविधाएं क्या क्या होती हैं। और लास्ट में हमारा आता है जो 7वां या 8वां पॉइंट होता है, वो इन्हीं सब विषयों में केस स्टडी होता है। जो ऊपर टॉपिक्स दिए हुए हैं इसके विषय पर केस स्टडी दिए जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम GS5 और GS6 जो कि यूपी स्पेशल के पार्ट से संबंधित है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासें। आई होप ये क्लासें आपको पसंद आई होंगी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार हमेशा ऐसे बनाए रखिए। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाई को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।